टाइट हुआ, उसके बाद जब वायर रोप टाइट होगा तो ये स्ट्रैंड थोड़ा दबेंगे, ठीक है। और कोर वायर की एक खासियत होती है, वो क्या कि इसको आप लंबा नहीं कर सकते। बेशक एक रोड रोलर इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, अपोजिट डायरेक्शन में टूट जाएगी, लेकिन उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। इसको पूरा टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी मैक्सिमम तक कर दी गई होती है फैक्ट्री में, क्योंकि अगर ये लंबी होने लगी तो लोड उठेगा, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को मैक्सिमम तक ऑलरेडी कर दिया गया होता है। तो ये तो स्ट्रैंड इसको लिपट गए, ऐसे दबा दिया। अब जब लोड उठेगा तो वायर अपना कोर वायर तो यहीं रहेगी, लेकिन स्ट्रैंड थोड़े से नीचे आते हैं, ठीक है। जब स्ट्रैंड लोडेड कंडीशन में एकदम कोर वायर को पकड़ा हुआ है तो ज़बरदस्त फ्रिक्शन होगी, नहीं होगी, रगड़ लगेगी ना दोनों की। अगर लुब्रिकेंट नहीं है तो ये मान लो कि 10-20 से ज़्यादा बार आप उठाना और रखना नहीं कर सकते, ख़त्म हो जाएगी, आपकी कोर वायर कट जाएगी, स्ट्रैंड अंदर से डैमेज हो जाएंगे, जो कि आपको नज़र भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो लूज कॉटन थ्रेड हैं, इसके साथ में जो जाते हैं, जब कभी भी आप कैडमियम कंपाउंड अप्लाई करते हैं तो उसका बहुत ही फाइन, मतलब पतला जो लिक्विड है वो उन धागे उसको सोख लेते हैं, ठीक है भाई। और धागे अपने आप में उसको कंटेन करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। तो 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, लुब्रिकेशन तो करा नहीं, बाहर तो आपको दिखेगा भी नहीं लुब्रिकेशन, लेकिन वो धागे जो हैं वो उनका यही कमाल है। अब धागे कहाँ हैं? कोर वायर और स्ट्रैंड्स के बीच में है। तो जैसे ही स्ट्रैंड दबेंगे तो धागे भी दबेंगे। अब धागों के अंदर जो फाइन एकदम फ्लूइड है वो रिलीज होगा, बाहर निकलेगा, तो कोर वायर और स्ट्रैंड दोनों के बीच में अप्लाई होगा वो, और फ्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है भाई। तो ये जो है ये कोर वायर के साथ में ये सारी चीज़ें होती हैं। और सर आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक टुकड़ा कोई अच्छा सा लेके 16-20 mm वाला, इनको प्रैक्टिकली एक बार दिखा दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो काफ़ी ढूंढा, मिला नहीं, इधर ये चीज़ एक बार देखना ज़रूरी होता है, ठीक है सर। तो भाई इसके बारे में आपको पता चल गया वायर रोप में क्या क्या होता है, कैसे मेंटेन करना होता है। वायर रोप कभी भी ड्राई नहीं होनी चाहिए आपकी। और हाइड्रा वाले सुन लो, आप लोगों की जो वायर रोप है वो कहाँ बंधी होती है बताओ पहले तो। जो आपके फाल हैं, एक तो ड्रम से आ रहा है, दूसरा एंड कहाँ होता है इसका? हाँ, बूम के साइड में लगा रहता हो, वो इतना सा टुकड़ा रहता है अलग से, उसको आप लोग कभी भी लुब्रिकेंट अप्लाई नहीं करते हैं, देख लेना ड्राई मिलेगा। क्यों भाई? अगर वहाँ से टूट गया तो सर्र करके सारा नीचे आ गया, कुछ भी रुकने वाला नहीं है, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ने से जब बाकी वायर रोप को प्रॉब्लम होती है तो उससे हिस्से को नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ भी आपने लुब्रिकेंट लगाया करो प्रॉपरली। अब यहाँ देखो, दोनों का डाया सेम है। यहाँ देखो आपका जो फार्मूला है ना 8×d², उसका धुआं कैसे निकलता है, यहाँ देखो, ये दोनों का डाया सेम है वायर रोप का, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा तार है और इसमें बहुत कम तार है। तो कौन से की कैपेसिटी ज़्यादा होगी ये बताओ? राइट वाले की या लेफ्ट वाले की? राइट वाले की। लेकिन हाँ, लेकिन डाया तो दोनों का सेम ही है। तो आपका 8×d² फार्मूले का क्या हुआ? उसका फेल हो गया ना। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। 8×d² फार्मूला आपको एक लगभग अंदाज़ा देता है, हाँ, आप उसको लेकिन एकदम फंडामेंटल समझ करके कभी लोड नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें तारे भी गिनोगे तो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, स्लिंग एंगल एंड आपको हिच भी बता दिया, वर्टिकल हिच, चोकर हिच, बास्केट हिच, ये स्लिंग एंगल का कंसिडरेशन है।
यहाँ देख लीजिए 30 है। ओके, हो गया। अरे क्या हो गया भाई, ये है एंगल का कंसिडरेशन। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह का फॉल्ट वायर रोप में और स्लिंग में, इस तरह का फॉल्ट ये आ जाते हैं। क्यों आते हैं? सडन रिलीज ऑफ लोड। ठीक है, ये देखो ऐसे हो जाता है। ये आपकी सिंथेटिक स्लिंग आ गई। यहाँ पर देखो ये वर्टिकल हिच है ना, वर्टिकल हिच में आपको बताया गया कि आप 100% लोड डाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था 30 टन की अगर स्लिंग है और वर्टिकल हिच में आप लगा रहे हैं तो आप सीधा 30 टन का लोड डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स डाल सकते हैं, लेकिन डालना नहीं है। कितना डालना है? 30 टन की स्लिंग के ऊपर मैक्सिमम कितना लोड डालोगे आप? 50%। ठीक है, 50% ही डालोगे तो हमेशा सेफ रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो स्लिंग के साथ बहुत सारे फॉल्ट होते हैं। ठीक है, और पहले फॉल्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने लगाई उसमें फॉल्ट आ जाता है। जैसे आपने लोड लगाया, स्लिंग सही थी लेकिन लोड घूम गया, फॉल्ट आ गया उसमें। ठीक है, और ऐसे घूमने से उसका SWL कहाँ जाएगा तो आपको पता भी नहीं। के ऊपर स्लिंग लगानी है तो उसको पक्का पैकिंग देनी है आपने। दिखाते हैं, ये देखो इधर ये पैकिंग दिया हुआ ना, इधर ये देखिए पैकिंग देनी है इधर। ऐसा करने से आप एंगल को भी कम कर सकते हैं इसके। नहीं तो शार्प एज के ऊपर ऐसे स्लिंग आएगी, वायर रोप तो कटेगी। ये देखिए अंगूठी पहनने का परिणाम रिगर का। रिगर को कड़ा, घड़ी, अंगूठी, कोई भी रिंग नहीं पहनना है। ठीक है भाई, नहीं तो वो देख लो उंगली ऊपर वाला हिस्सा निकल गया, अंदर की हड्डी हड्डी रह गई इसकी। ऐसा अगर कहीं कड़ा फंस जाए तो पूरा हाथ ही निकाल देगा फिर। ओके, ये देखो हाथ कैसे फंसते हैं। ये क्या कर रहा है देखो, ऐसी कार्रवाई नहीं करनी है बिल्कुल भी। फंस गया हाथ तो फिर हो जाएगा कांड। तीन ही उंगली नजर आ रही है, चौथी तो है ही नहीं।
स्ट्रेट और वर्टिकल हिच पर फुल रेटेड लिफ्टिंग कैपेसिटी में बी यूटिलाइज बट नॉट टू बी एक्सीडेड। मतलब वर्टिकल हिच में जितना लिखा है आप उतना लोड इसके ऊपर डाल सकते हैं। चोकर हिच, चोकर हिचेस रिड्यूस द लिफ्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए स्लिंग। ए चोकर हिच शुड बी पुल्ड टाइट बिफोर अ लिफ्ट इज मेड। ठीक है जी। बास्केट इज डिस्ट्रीब्यूट द लोड इक्वली बिटवीन द टू स्लिंग लेग्स। अब इसका फोटो ले लो आप लोग। एक मोटा आइडिया लेने के लिए इसने लिखा है फॉर क्विक फिगरिंग। ये देखो यहाँ से, फॉर क्विक फिगरिंग ए 30 डिग्री लेग एंगल मेजर्ड बिटवीन वन स्लिंग लेग एंड ए प्लम्ब लाइन, जो मैंने वहाँ बना के दिखाया था आपको, सस्पेंडेड फ्रॉम द हुक काउजेज ए लॉस इन लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ 15%। 30 डिग्री का एंगल हो गया तो 15% का लॉस आपका स्ट्रेंथ। 45 डिग्री का एंगल है तो 30% एंड 60 डिग्री का है तो 50%। ठीक है जी। ये थंब रूल है मोटा आइडिया लगाने के लिए आपको। ठीक है जी। ये आपके किसको पता होना चाहिए? रिगर्स को। ठीक है, क्योंकि स्लिंग तो रिगर ने लगाना है, डी साइकिल उसने लगाना है। ये भी एक फिगर है जिसका आइडिया इन्होंने दिया हुआ है। स्लिंग लोड कैलकुलेशन, इसका फोटो ले लो आप लोग। स्लिंग के ऊपर कितना टेंशन आता है वो सब इन चीज़ों से कैलकुलेट होता है। ठीक है। रिगर्स चेकलिस्ट, रिगर को क्या क्या चेक करना है? एनालाइज एंड मेजर। इसका मतलब क्या है? लोड का विश्लेषण करो, नाप नपाई करो, उसका वेट डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा है डिटरमाइन द हिच। इस लोड को क्रेन या हाइड्रा के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको कौन सी हिच में स्लिंग को लगाना पड़ेगा? वर्टिकल हिच में, चोकर हिच में या बास्केट हिच में? सेलेक्ट द स्लिंग। स्लिंग कैसी सिलेक्ट करोगे? SWL डबल होना चाहिए। कहीं पर किंकिंग, क्रशिंग या और कोई डिफेक्ट आपका स्लिंग में नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्ट द स्लिंग। रिग अप नॉट डाउन, चेक एवरीथिंग, स्टैंड क्लियर एंड लिफ्ट। रिगर जो है स्लिंग लगा दिया, उठाने का जो इशारा देगा सिग्नलमैन, उस टाइम पर रिगर लोड से दूर होना चाहिए क्योंकि लोड मूव कर जाता है कई बार। देन कम्स डोंट जर्क। मैंने बोला था जर्क इज द एनिमी ऑफ क्रेन ऑपरेशन। पुट इट अवे, लोड को आगे रख दीजिए। ब्रोकन वायर्स, वायर रोप में क्या क्या देखना है? ब्रोकन वायर, ब्रोकन वायर मतलब उसमें मान लो 32 तार है तो आउटर सरफेस की तारें कोई टूटी तो नहीं है। ठीक है। देन मेटल लॉस। मेटल लॉस से क्या समझते आप? हाँ, एक तो घिसने से मेटल लॉस हो जाता है, दूसरा अगर उसके ऊपर कभी एसिड या कोई दूसरा केमिकल गिर गया तो भी वो उतना उतना पोर्शन तो उड़ा देगा। ठीक है। तीसरा रस्टिंग, अगर रस्टिंग हो गया तो मेटल डैमेज तो हो ही गया। फिर आप बोल रहे हो हीट लगना, हीट अगर लग गया आपकी वायर रोप को, स्लिंग को, तो आपको उसको दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। हीट डैमेज। हाँ। बैड एंड अटैचमेंट। बैड एंड अटैचमेंट का मतलब क्या है? जैसे आप लोग हैंड स्प्लाइसिंग करके स्लिंग बना लेते हो ना, वो दैट इज़ बैड एंड अटैचमेंट है। बिना थिम्बल की स्लिंग बैड एंड अटैचमेंट है। ठीक है। बेंट हुक्स, जो हुक है वो झुकी हुई नहीं, मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। मेटल करोजन, मेटल का डैमेज नहीं होना चाहिए। पुल्ड आई स्प्लाइसेस,
जैसे मैंने यहाँ दिखाया था ना अभी आपको, ये पुल्ड है, इसका जो रेगुलर ले है वो खराब हो चुका है इसका, ठीक है। देन कम्स अनबैलेंस, लोड जो है वो तो अनबैलेंस कभी भी नहीं होना चाहिए। गुड स्लिंगिंग प्रैक्टिस में क्या है, यूज द प्रॉपर स्लिंग फॉर द लिफ्ट, स्टार्ट एंड स्टॉप स्लोली, ई पॉसिबल सेट द लोड ऑन ब्लॉक्स। कभी भी लोड को जब हम रखते हैं तो मैंने बहुत बार देखा है स्लिंग जो है वो नीचे फंस जाती है, क्योंकि आप लोग ब्लॉक्स यूज़ नहीं करते। जैसे कोई लोड है, एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक इधर है, इसके ऊपर रखोगे तो स्लिंग नीचे से आराम से निकल जाती है, लेकिन अगर उसको सीधा कंक्रीट बेड पर रखोगे तो फिर खींचोगे तो डैमेज हो जाती है। शार्प कॉर्नर्स कट स्लिंग्स, किसी भी लोड के अगर तेज किनारे हैं तो उनको आपने पैकिंग देके उठाना है, नहीं तो वो डैमेज कर देते हैं। स्टोर इन ए ड्राई रूम, किसको, स्लिंग्स को, स्लिंग को ड्राई रूम में रखना है आपने। आजकल तो हमने जय कुमार में तो काफ़ी जगह स्टैंड बनवा दिए, आपको पता है, स्टोर में स्टैंड बन गए हैं। तो उससे क्या होता है, स्लिंग में एक्चुअली स्लिंग में मॉइस्चर लगेगा तो वो लोहे की आइटम है यार, ठीक है, उसमें डैमेज होता है, ठीक है। अवॉइड हैंडलिंग हॉट मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द स्लिंग, स्ट्रेंथ गोज डाउन एज द टेम्परेचर गोज अप। कभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी मेटल्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, ठीक है। कभी भी गर्म मटेरियल को आपने स्लिंग से हैंडल नहीं करना है। ड्रॉपिंग कास्टिंग टूल्स और हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑन स्लिंग्स, ये भी डैमेज कर देता है। आपने देखा होगा बचपन में एक प्रैक्टिकल करते हैं, जीआई वायर को आप ऐसे ऐसे 50 बार करोगे तो नहीं टूटेगी, लेकिन उसको एक बार हथौड़ा ऐसे मार दो, थोड़ी सी अगर पिचक जाए, फिर आप 3 बार ऐसे करोगे टूट जाती है, ठीक है। तो वैसा अगर आपकी स्लिंग के ऊपर लोड वगैरह जो है वो कभी भी नहीं डलना चाहिए, ठीक है। यूज़ हुक्स प्रॉपरली, पॉइंट लोडिंग रिड्यूसेस हुक कैपेसिटी। अच्छा, पॉइंट लोडिंग क्या होता है, एक बार मैंने पहले भी बोल दिया। पॉइंट लोडिंग होता क्या है, हाँ जी, ये आपकी हुक है एक, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर, इतने इतने पॉइंट के ऊपर अगर लोड आता है तो इसको बोलते हैं पॉइंट लोडिंग, ठीक है। पॉइंट लोडिंग अगर हुआ और आपकी लैच पोजीशन में नहीं है तो हादसा होने से कोई नहीं बचा सकता। और ये होता कब है, जब हम मल्टी स्लिंग यूज़ करते हैं, मल्टी डी साइकिल यूज़ करते हैं, या 3-4 रिंग फंसा देते हैं, उस कंडीशन में ये होता है, ठीक है। तो पॉइंट लोडिंग करने से बचिए। इससे क्या होता है, हुक्स की डिफॉर्मेशन भी हो जाती है, हुक का जो गैप है वो बढ़ जाता है। हाँ ठीक, आगे देखते हैं। इसने चोकर हिच में लगा दिया, ये भी चोकर हिच है, लेकिन ऐसा करने से थोड़ा आपकी स्लिंग थोड़ी सी सेफ रहती है, ऐसे एक सा राउंड मारने से। रिगर गाइडलाइंस, ये रिगर को सबको आना चाहिए ये चीज़ें, पता है। सिंगल पार्ट एंड स्प्लाइस स्लिंग्स मस्ट नॉट बी परमिटेड। आपके यहाँ स्प्लाइस स्लिंग यूज़ तो नहीं करते हैं? इधर देखो, रोटेशन कैन कॉज द सप्लाई टू अनले एंड पुल आउट।
अगर घूम गया लोड तो वो निकल भी सकता है। लेंथ ऑफ स्लिंग, सिंगल रोप लेग्स, टॉर्पीडो, लूप लॉक सेटिंग्स। ओके भाई, आप यहां देखो, थिम्बल वाली तो लाके दी थी, लेकिन क्या कर दिया उसका, थिम्बल तो किनारे पड़ गई जाके। ठीक है, ये है प्रैक्टिकल मिस्टेक बाय द एंड यूजर्स। ठीक है, इफ यू मस्ट लीव द इक्विपमेंट, जंप फ्रॉम द इक्विपमेंट, सफल योर फीट्स। बताता हूँ, यह आपका क्रेन का जो बूम है वो पावर लाइन से टच हो गया है। ठीक है, इस कंडीशन में आपकी जो क्रॉलर क्रेन है वो ज़्यादातर खतरे में रहती है, क्योंकि क्रॉलर भी लोहे का है। टायर माउंटेड क्रेन के साथ थोड़ा सा बेनिफिट है, लेकिन कब तक, जब तक ऊपर वाली लाइन की वोल्टेज 33 kVA से ज़्यादा की नहीं है। अगर उससे ज़्यादा की हुई तो इंडक्शन से ही उड़ा देता है। ठीक है, मैं आपको एक देखता हूँ फ़ोटो, अगर मिल गया मेरे को अभी के अभी, तो आपको अभी के अभी बता रहा हूँ मैं। अरे भाई ये फिर आ गया यार, ये कहाँ से आ जाता है बात है? तो मिनिमाइज भी नहीं हो रहा है। डंपर है, ठीक है, ऊपर इसके तार है जो आपको दिख नहीं रहे इसमें। इसका ड्राइवर उतर करके अभी 10 कदम ही चला था और जोर का धमाका हुआ। ये दिल्ली का है, जोर का धमाका हुआ और इसके टायरों को देखो, बोलते हैं ना टायर तो रबड़ का है, साला करंट कहाँ से जाएगा। ये देखो 33 kVA से अगर ऊपर की लाइन है तो वो इंसुलेशन भी नहीं देखती है, वो सीधा उड़ा। टायर का देखो राख बन गई है, केबिन में कुछ बचा है इसके, कुछ भी नहीं है, पूरा जल जाता है। ठीक है, तो ये जो इंडक्शन है ना ये खराब है। तो ये जो मैं बात कर रहा था, माउंटेड क्रेन होने से भी आपको खतरा है। ठीक है, तो पहली बात तो किसी पावर लाइन के पास जाके घूमो मत। आपको कितना दूर रहना होता है पावर लाइन से, कितना मीटर? आपको 10 फीट का क्लियरेंस चाहिए डोमेस्टिक लाइन से। सुनो सुनो, 10 फुट का मतलब 3 मीटर का क्लियरेंस चाहिए डोमेस्टिक लाइन से। डोमेस्टिक लाइन कितने केबी की होती है? 11 kVA, जिससे फर्दर आपको डिस्ट्रीब्यूट करके स्टेप डाउन करके घरों में देते हैं। ठीक है, तो वो जो लाइन है उसके लिए आपको 3 मीटर या 10 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। ठीक है, फिर हर एक केवीए के लिए आपको 3 mm का डिस्टेंस बढ़ाना है।
तो ये 66 kVA तक जाते जाते आप 5 मीटर के आसपास आ जाते हैं। तो पहले कोशिश तो ये करोगे वहाँ पर आपको जाना ना पड़े, और जाना पड़े तो ये नहीं देखना कि मैं जाते जाते देखता हूँ कहाँ पर करंट लगता है जाके, ऐसे करोगे तो फंसोगे। आपने सीधा अपने सीनियर को बताओ कि सर ये 66 kVA की लाइन है, 5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन मेरे को 5 से अंदर जाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना है ज़रा आप सोच लो। तो फिर वो इलेक्ट्रिकल वाले को बुलाएगा, इंडक्शन चेक करेगा, 5वें मीटर पर, 6ठे मीटर पर या 7वें 8वें मीटर पर इंडक्शन आ तो नहीं रहा है। इंडक्शन क्या होता है? बिना टच किए करंट आ जाता है, उसको बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो आपको कैसे बचना है? से टच हो गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं है जब तक आप केबिन में हैं। नोट करो इस बात को, आपको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन कब तक? अगर केबिन में आग लग गई, करंट तो दौड़ ही रहा है सारे में, तब तो निकलना पड़ेगा आपको। वैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर फंसा है तो आप इसको रिवर्स गियर में लेकर के इसको छुड़वा भी सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पावर लाइन के साथ टच होते ही वेल्डिंग हो जाती है। ठीक है, वो चिपक जाता है। इस कंडीशन में आप हटाओगे तो तार भी साथ में आएगी, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ से निकलना होता है। ठीक है जी, तो निकलने के टाइम पर अगर आपने गलती कर दी तो वहीं धुआं निकल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करना है, कैसे बचना है वो सुन लो। सबसे पहली बात, दोनों हाथ इधर। ठीक है, क्योंकि क्रेन का जो इधर, मैं थोड़ा चाय पी लूँ यार, उसके बाद बताता हूँ फिर। ठीक है, ठीक है, और वहाँ पर लाइन है 33 kVA की, तो इतना करंट घुस के निकल जाएगा कि आपका ये फेफड़ा, हार्ट आर्टरीज, ये वाला फेफड़ा, ये फट ही जाएंगे, ऑन द स्पॉट डेथ। ठीक है, तो ये मैं ज़रा चाय पी लूँ, फिर आपको बोर्ड के ऊपर डिटेल में बताऊँगा कैसे ऐसे करके उतर जाते हैं। ऐसी गलती उस दिन नहीं करनी आपने। समझ में आ गया? क्योंकि जैसे मैंने आपको ट्रक का दिखाया, आप बोलोगे मैंने जूते पहने हुए हैं, और आपके सेफ्टी शूज़ तो वैसे ही भट्टा बिठा देते हैं। एक बात बताऊंगा थोड़ी देर बाद भी। ठीक है, पूछ लेना सेफ्टी शूज़ में क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये जूते रबड़ के फबड़ के, दिट डज नॉट मैटर जब बड़ी वोल्टेज होती है। ठीक है, तो इन दैट कंडीशन आपने क्या करना है, कलॉरल के ऊपर दोनों पैर आ गए आपके, उसके बाद दोनों पैर उठा के आपने जंप करना है ज़मीन के ऊपर। ठीक है, और ज़मीन के ऊपर आने के बाद भी ऐसे नहीं चलना है आपने, या तो ऐसे चलो जंप करके, या पैर को धीरे धीरे खिसका के। ठीक है, दोनों पैर आपके एक ही पोटेंशियल पर होने चाहिए। ये देख लो, ये काले वाले लाइन मतलब हैवी वोल्टेज, वाइट वाला मतलब नो वोल्टेज, हैवी वोल्टेज नो वोल्टेज, हैवी वोल्टेज नो वोल्टेज। एक पैर आपका हैवी वोल्टेज पर और दूसरा नो वोल्टेज पर पड़ गया तो बॉडी में करंट घुस जाएगा। इसीलिए अगर आप छोटे छोटे पैरों को सफल करके या जंप करके चलोगे तो किसी भी कंडीशन में आपके दोनों पैर किसी भी टाइम पर सेम पोटेंशियल पर रहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, और कम से कम आपको यहाँ से 30 फुट तक दूर तक जाना है जंप करके। उसको बोलते हैं फ्रॉग जंपिंग, मतलब मेंढक की तरह जंप करके जाना आपने। ठीक है, उसके बाद इसका इफेक्ट कम हो जाता है। ये क्रेन इंस्पेक्शन का एक वीडियो लगा रहा हूँ, इसको देखो ज़रा थोड़ी देर, फिर देखते हैं। लेकिन एक गलत हरकत, एक असंतुलित वजन इस विशाल हिलकारी मशीनों को नाजुक समझना आसान बात नहीं। वजन को उठाते समय
ये क्रेन नाजुक संतुलित क्रिया करता है। इन कार्य मशीनों को नाजुक समझना आसान बात नहीं है, लेकिन एक गलत हरकत, एक असंतुलित वजन इस विशाल काय यंत्र को धराशायी कर सकता है। इस संतुलित क्रिया को करने के लिए भरोसेमंद चालक, शक्तिशाली सदस्य, सुरक्षित रस्से, दैनिक, मासिक और वार्षिक निरीक्षण, विश्वसनीय नियंत्रण और चलाने के लिए सुरक्षित प्रणालियां जरूरी हैं। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका क्रेन काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है? अगर आप आखिरी चालक हैं, तो कल क्या हुआ था? क्या आपके द्वारा उठाया गया आखिरी वजन क्रेन की क्षमता के समान था? या आप निश्चित करें कि कल के चालक ने क्रेन का सही इस्तेमाल किया था? जीवित रहने और सहकर्मियों की सुरक्षा के लिए निश्चित करें कि आपका क्रेन काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए हर एक दिन काम से पहले घूमकर क्रेन की जांच करें और अन्य बड़ी समस्याओं के लिए मासिक निरीक्षण करें। फिर साल में एक बार नियमों के अनुसार व्यवसायिक क्रेन निरीक्षक द्वारा क्रेन का निरीक्षण करें। TPI। और हर 2-4 साल में क्रेन द्वारा वजन को उठाकर परखना चाहिए कि अत्यधिक कार्य करने से उसकी वजन उठाने की क्षमता कहीं कम तो नहीं हो गई। ये कार्यक्रम आपको रोज काम करने से पहले निरीक्षण और मासिक निरीक्षण के बारे में सिखाएगा। आप सीखेंगे कब अतिरिक्त निरीक्षण की जरूरत है और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। एक प्रमाणित क्रेन निरीक्षक को निरीक्षण के समय देखेंगे और जानेंगे कि अगर आपका क्रेन निरीक्षण में असफल हो जाए तो क्या करें। पहले दैनिक काम करने के पहले के निरीक्षण से प्रारंभ करें। सबसे पहले यंत्र प्रणालियों जैसे रस्से, बूम, पहिए और तरलों को देखें। क्रेनों में इस्तेमाल होने वाली तार की रस्सियां सख्त सुरक्षा मानकों के अनुसार निर्मित और निरीक्षित होती हैं। तार की रस्सी अनेक अलग अलग तारों को एक साथ जोड़ने से बनती है। इससे रस्सी अपार मजबूत और लचीली होती है। ये तारें एक अंतर्भाग के ऊपर लिपटी होती हैं जो फाइबर या तार की बनी होती है। तार के अंतर्भाग के ऊपर एक पूरे लपेट को एक बल कहते हैं। तारों की बनावट रस्सी को शक्ति और मुड़ने और दबने से बचाती है। सामग्री में खोट और निर्माण में गलती तार को कमजोर करती है। इससे तार दबाव में टूट जाती है। ऐसा होने पर भारी वजन धड़ाक से जमीन पर गिरता है। टूटे रस्सी के छोर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर देते हैं और वजन से अचानक स्वतंत्र बूम पीछे की तरफ उठता है और क्रेन को भारी नुकसान या गिरा देता है। इस प्रकार के दुर्घटना के रोकथाम के लिए रस्सों को उपयोग से पहले घिसाव या हानि के लिए जांचें। घिसाव, टूटे तार, जंग, छेद, अधूरे छोर, तार में दबे स्थान आदि की जांच करें। ये लक्षण रस्से के कमजोर होने का संकेत करते हैं और वजन उठाते समय टूट सकते हैं। ओशा के अनुसार निम्न स्थितियों में रस्सियों को बदलना अनिवार्य है। रस्सी के एक भाग में 6 या अधिक टूटे तार, रस्सी के एक ही बल में 3 टूटे तार, रस्सी को विकृत करने वाली क्षति, किसी भी कारण उत्पन्न गर्मी से क्षति का प्रमाण, रस्सी के साधारण व्यास में कमी। ये फॉल्ट अगर हैं तो आपको रस्सी को बदली करना पड़ेगा। रस्सी के दो भाजों के बीच का व्यास नापें, न कि उनके द्वारा उत्पन्न जगह के बीच का। ये देखो इसने दोनों उठे हुए पोर्शन पर लगाया। सही है। आपको पहले तार के रस्सी की सामग्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक 5/8 इंच की गैल्वेनाइज्ड रस्सी उसी नाप के स्टील की रस्सी से कम वजन उठाती है। घिसाव रस्सी का एक सबसे बड़ा शत्रु है। रस्सी को निरंतर चिकना रखकर घिसाव को कम किया जा सकता है। केवल निर्माताओं द्वारा अंगीकृत चिकने पदार्थ का प्रयोग करें। ये पदार्थ रस्सी के सतह पर और अंतर्भाग तक जाने लायक होता है। अब ड्रम की जांच करें। निश्चय करें कि रस्सी ड्रम पर सही तरह लिपटी हो। बूम के पूरी तरह नीचे होने पर भी रस्सी 2 बार ड्रम पर लिपटी हो। अगर 3 बार लिपटी हो तो बेहतर है, क्योंकि कभी कभार
कुछ कोणों से 1.5 चक्कर 2 जैसा दिखता है। क्रेन के अन्य सभी महत्वपूर्ण भागों की भी जांच करें, जैसे पुर्गी, बेड़ी, खूंटे और विशाल हो। निश्चित करें कि सारे भाग सुरक्षित है और कोई जंग या टूट फूट तो नहीं। क्षतिग्रस्त